हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में जैवलांस की वक्र पढ़ा था और उसमें देखा था कि उसमें विकिरण अविकिरण संक्रमण हो रहे थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता किसे कहते हैं? तो कोई किसी प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया में दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या, यानी आपके पास कोई टाइम है, कोई रिएक्शंस हो रही है प्रकाश रासायनिक अभी, उसके कितने समय में उसके जो अभिकारक के अणु हैं उत्पाद में कितने परिवर्तित हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। यानी मान लो अपने पास कोई अभिकारक अणु है ए, कोई रिएक्शंस में अभिकारक ए है, ये प्रोडक्ट में चेंज होना है। कोई भी अभिकारक अणु दिए गए समय में उत्पाद में रूपांतरित होने के लिए अणुओं की कुल संख्या में जो प्रकाश कितना अवशोषित करते हैं, प्रकाश के अणुओं की संख्या, तो यानी ए से उत्पाद बनने में अभिकारक ए के अणु कितने प्रकाश या क्वांटम का अवशोषण करते हैं, वही उसकी क्या होती है? क्वांटम लब्धि। यानी डेफिनेशन क्या है? किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में दिए गए समय में उत्पाद में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की कुल संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? क्वांटम दक्षता कहलाती है। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वांटम दक्षता क्या होगी? फाई। फाई क्या होती है? तो दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, यानी कुल मान लो 100 आपके पास अभिकारक अणु है, तो इसकी अगर हमें फाई यानी क्वांटम दक्षता की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कहेंगे कि इन 100 अणुओं में कितने समय में अभिकारक के जो अणु हैं वो कितनी क्रिया करते हैं, यानी दिए गए समय अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, मान लो इसमें कितनी अभिक्रिया 100 में से कितने करते हैं? 60। उसी समय अवशोषित अणु क्वांटम संख्या, मान लो इसमें से 50 अवशोषित होते क्वांटम, तो इसका जो ये रेशियो आया है ये इसका क्या होगा? क्वांटम लब्धि। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है और उस अवशोषित आइंस्टाइनों की जो संख्या है उसका अनुपात क्या कहलाएगा? क्वांटम लब्धि। इसी तरह दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या, यानी अभिकृत कितने हो रहे हैं अभिकारक के अणु वो, और उसी समय अवशोषित आइंस्टाइनों की जो संख्या है उसका जो अनुपात होगा वो क्वांटम लब्धि होगा। क्लियर है? तो क्वांटम लब्धि है। अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटम लब्धि का या दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण। तो इस क्वांटम लब्धि का या दक्षता का जो प्रायोगिक निर्धारण करते हैं तो उसमें क्या कैसे करेंगे कि हम जानते हैं क्वांटम जो लब्धि होती है वो क्या होती है? दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या अपॉन उसी समय अवशोषित आइंस्टाइन फोटोन की संख्या, उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? फाई, क्वांटम लब्धि। तो अतः कोई भी ये जो क्वांटम लब्धि आप कैलकुलेट करते हो किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्वांटम लब्धि के निर्धारण के लिए निम्न पदों का निर्धारण करेंगे। यानी किस अगर हमें इसका निर्धारण करना तो कौन कौन से स्टेप होने चाहिए? तो दिए गए समय पदार्थ के अभिकृत मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसी समय में निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उसी पदार्थ द्वारा फोटोन की संख्या यानी आइंस्टाइनों की संख्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, फोटोन की संख्या, प्रकाश आइंस्टाइन की संख्या का निर्धारण किससे करेंगे? थर्मोपाइल या प्रकाश वैद्युत सेल या रासायनिक एक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। थर्मोपाइल होता क्या है? ये थर्मोपाइल होता है। इस थर्मोपाइल में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेट होती है, जैसे ये सिल्वर की है, बिस्मथ की है, कि इनको एकांतर क्रम में रख देते हैं। इसके ऊपर विकिरण, रेडिएशन यानी विकिरण डाली जाती है। जैसे विकिरण डाली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर में इसका विक्षेप आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन यानी जिसकी जितनी ज़्यादा तीव्रता आएगी गैल्वेनोमीटर में उतना ही ज़्यादा विक्षेप आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस प्रकाश की तीव्रता इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रकाश वैद्युत सेल्स। प्रकाश वैद्युत सेल आपने पढ़ा होगा। प्रकाश वैद्युत सेल में एक सीजियम वगैरह की इलेक्ट्रोड्स होती, यानी प्रकाश वैद्युत सेल अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हो सकता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी इसमें, और ये 2 प्लेट होंगी धातुओं की। इसको इस पे लाइट डालते हैं, तो जैसे इस पे लाइट डलेगी तो ये धातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, तो इलेक्ट्रॉन का मूविंग होगा। और कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं एमीटर लगा देते हैं। एमीटर क्या करेगा? कितने गति से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका विक्षेप आपको बता देगा, यानी विद्युत धारा कैलकुलेट कर देगा। और जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उसके प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। तो देखो,
प्रकाश विद्युत सेल में क्या होता है, इस सेल के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि धातु के इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, जिससे धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगी, उत्सर्जन करती है एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के वेग को एमीटर में परिवर्तित कर विद्युत धारा का मापन किया जाता है और ये विद्युत धारा विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इस तरह हम आइंस्टाइनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अणु कितने आइंस्टाइन अवशोषित करता है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये जो अपन डायग्राम है, ये डायग्राम क्वांटम दक्षता निर्धारण का एक उपकरण है। इसमें स्रोत होते हैं, स्लिट होती है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, यहाँ स्लिट में से जाएगा, स्लिट में से फिर इसमें मोनोक्रोमेटर में जाएगा, ये स्लिट आएगी, फिर लेंस में जाएगा, ये अभिक्रिया पात्र होता है और इस संसूचक यानी डिटेक्टर आपको बताएगा कि कितनी तीव्रता का प्रकाश आ रहा है। तो इस तरह हम आइंस्टाइन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम लब्धि। जो आप पढ़ रहे हो, इस क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ने से, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर क्वांटम लब्धि के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ेगा। और जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि अमोनिया की अपघटन की क्वांटम दक्षता 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ाने पर लगभग कितना % बढ़ जाती है, 15 से 20% बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरा इफेक्ट किसका है, तरंग दैर्घ्य का प्रभाव। तो देखो साधारणतः तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि से क्वांटम लब्धि के मान में क्या हो जाती है, कमी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य का रिलेशनशिप देखो तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ते ही उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। और जब तीव्रता कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली है क्वांटम लब्धि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्वांटम दक्षता क्या हो जाएगी, घटती है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। लेकिन क्वांटम लब्धि प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता बढ़ेगी, क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाएगा। यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा और तीव्रता एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों का प्रभाव। तो अक्रिय गैसों की उपस्थिति में साधारणतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता में वृद्धि होती है। अक्रिय गैसें मतलब जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसका 18वां जो वर्ग है वो क्या है, अक्रिय गैसें। अतः इनको अगर आप किसी अभिक्रिया के साथ मिला देते हो तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ताप स्थिर रहेगा। तो अगर उनको आप मिलाते हो तो अक्रिय गैस के कारण उनकी क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। तो अब क्वांटम दक्षता किसकी कितनी है, उस क्वांटम दक्षता के आधार पर प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि का मान बहुत ज्यादा होता है। दूसरी वे जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान बहुत ही कम हो। तीसरी वो जो छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली होती है, मतलब जिनके क्वांटम लब्धि का मान 1, 2 बस इतना हो, ज्यादा ना हो। तो हम अभी क्वांटम लब्धि के रीजन्स, उच्च क्वांटम लब्धि वाली कौन सी होगी, कम वाली कौन सी होगी, ये हमें पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उच्च क्वांटम लब्धि वाली प्रकाशिक अभिक्रियाएं। तो देखो इसमें वो अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि 1 से अधिक होती है उनको हम क्या बोलेंगे, उच्च क्वांटम लब्धि वाली प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रियाएं। उदाहरण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, COCl2 यानी फास्जीन गैस बनाती है। COCl2 को क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस। इसके लिए क्वांटम दक्षता की वैल्यू इतनी है, तरंग दैर्घ्य का मान इतना। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो क्वांटम दक्षता का मान घट जाता है। H2 प्लस Cl2 के लिए भी फाई की वैल्यू 10⁴ से लेकर 10⁶ के मध्य होता है और इसके लिए तरंग दैर्घ्य की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो तरंग दैर्घ्य का मान कम हुआ, क्वांटम दक्षता का मान बढ़ गया। तो कोई भी है, अगर किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए यदि आप तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाओगे, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाओगे तो क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाएगा। आप वी नो दैट, आपको पता होगा कि जब हम विबजोर पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में तो आप इधर से इधर जाते हो, तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम।
तो इसका अगर मैं बात करूँ, रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लो और एक बैंगनी कलर की ले लो, तो क्वांटम लब्धि किस वाले की ज़्यादा मिलेगी? वोयलेट की, क्योंकि यहाँ लैम्डा की वैल्यू कम है और यहाँ लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है। तो जहाँ लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा, वहाँ क्वांटम लब्धि कम होगी। दूसरी आती है कम क्वांटम लब्धि वाली प्रकाश एक रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके लिए क्या पढ़ोगे आप कि वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिनकी क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता हो। उदाहरण जैसे H2 + Br2 = 2HBr। फाई की वैल्यू कितने में है? पॉइंट में, 0.01। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5.00 एंगस्ट्रॉम। ऐसे अमोनिया है, उसके ऊपर प्रकाश डाला, N2 + 3H2 बचा, क्वांटम लब्धि की वैल्यू 0.2 आती है और लैम्डा की वैल्यू 2100 एंगस्ट्रॉम। थर्ड है कम पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, यानी वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि का मान कम पूर्णांक, जितना कितना हो, 2, 3, 4, 1 हो, तो वो होती हैं कम पूर्णांक वाली। जैसे 2Hi + Hv = H2 + I2। लैम्डा की वैल्यू ये है और 20, 70, 28, 20 एंगस्ट्रॉम। फाई की वैल्यू 2 है। ऐसे ये इक्वेशन हो गई, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू ये होगी। अच्छा, इसमें यूनिट के अंदर आपके पास ये जो पोर्शन चल रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उच्च क्वांटम लब्धि निम्न क्वांटम लब्धि के कारण क्या है, या क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा जैवलांसी वक्र क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और आपको लिख के यही थ्योरी में लिख के आना पड़ेगा। उच्च एवं कम क्वांटम लब्धि के कारण क्या है, यानी आप ये तो पढ़ रहे हो, एक तो उच्च क्वांटम लब्धि की होती है अभिक्रियाएं, एक निम्न क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इनके रीजंस क्या हैं, मतलब किस में तो उच्च क्वांटम लब्धि की होगी, किस में निम्न क्वांटम लब्धि की होगी। तो ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो आइंस्टीन नियम का पूर्ण रूप से पालन करती हो। मतलब अगर कोई भी अभिकारक अणु है, अगर उसका जैसा अभिकारक अणु क्या लोगे आप, ये लिया मैंने, विलयन के अंदर ही क्या आ गया मेरे पास, कण आ गए। एक कण यदि एक फोटोन का अवशोषण करता है तो किसका नियम का पालन करेगा? आइंस्टीन का। क्लियर है? अर्थात एक फोटोन के अवशोषण पर एक अणु अपघटित होता हो इस अभिक्रिया के फाई का मान 1 होगा। लेकिन जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 से अधिक अणु अपघटित हो जाएं तो फाई का मान 1 से ज्यादा होगा, अर्थात क्वांटम दक्षता का मान उच्च होगा। यानी अभी अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि अगर एक अणु है और ये एक ही फोटोन का अवशोषण करता है तो उसकी क्वांटम लब्धि का मान 1 हुआ। यदि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करे लेकिन ये दो तीनों को क्या कर दे, अपघटित, यानी इनको भी ऊर्जा दे दे, इसको भी ऊर्जा दे दे, तो उसके लिए फाई का मान 1 से ज्यादा आएगा। और ऐसी अभिक्रियाएं उच्च क्वांटम लब्धि वाली होती हैं। और फोटोन के अवशोषण से कम या बहुत कम अणु अपघटित हो, मतलब दूसरा ये कह रहा है अगर ये कण फोटोन तो अवशोषित कर लिया लेकिन ये खुद का ही उत्तेजित नहीं हो पाए तो उसके लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और किसी का अपघटन नहीं करेगा तो फाई का मान कम होगा। और ये ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी, कम क्वांटम लब्धि की। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है उच्च क्वांटम लब्धि के कारण क्या क्या है। तो देखो उच्च क्वांटम लब्धि के कारण क्या क्या है। तो उच्च क्वांटम लब्धि के कारण में क्या है कि जब एक फोटोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अणुओं को अपघटित करता है तो फाई इज ग्रेटर देन 1 तथा क्वांटम दक्षता उच्च होगी। यानी जब एक फोटोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अणुओं को अपघटित करेगा तो फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अभी बताया था कोई अगर एक कण एक फोटोन का अवशोषण कर ले और दो तीनों को क्या कर दे, अपघटित कर दे, तो उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च क्वांटम दक्षता वाली अभिक्रिया। इसका कारण क्या है, ऐसी अभिक्रिया जो भी ये प्रकाश, मैं आपको ये बता दूं, ये अपन ने ये लिख रखा है, ऐसी अभिक्रियाएं 2 प्रकारों में होती है। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं सभी 2 स्टेप्स में होती हैं। यानी जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं
कितने में होती है? 2 पदों में होती है। यानी एक तो होता है उनका प्राथमिक या प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीय पद। प्रथम पद को हम बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद, और द्वितीय पद को बोलते हैं हम संचरण पद। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर प्राथमिक प्रक्रम यानी फर्स्ट श्रृंखला प्रारंभिक पद में प्रत्येक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर उत्तेजित अणु बनाता है। यह उत्तेजित अणु परमाणु मुक्त मूलक हो सकता है। जैसे मेरे पास कोई भी ये है A2 क्या करेगा? एक फोटोन को अवशोषित करेगा, किस में टूट जाएगा? 2A में बनाएगा। अब ये उत्तेजित अणु क्या हो सकता है? क्या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? मुक्त मूलक। तो देखो ये अणु था, इसने एक ही फोटोन का अवशोषण किया और क्या बना रहा है? उत्तेजित अणु। अगर ये उत्तेजित अणु वापस से किसी अणु के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बना देगा? AB प्लस B। फिर ये B किससे रिएक्ट करेगा? A2 से। फिर से क्या बना देगा? AB प्लस A। ये फिर से A किसके साथ रिएक्ट करेगा? B2 के साथ। अब इस रिएक्शंस में आप ये देखो कि ये जो पद चल रहे हैं अपने, ये कौन से हैं? संचरण पद। ध्यान देना, इसमें क्या हुआ कि यहाँ जो एक ये था आपके पास अणु, ये सिर्फ एक फोटोन का अवशोषण किया, और एक फोटोन के अवशोषण से देखो AB बना, फिर B बना, फिर AB बना, फिर A बना, फिर B बना, फिर A बनेगा। तो यानी एक फोटोन के अवशोषण से अणु बहुत सारे अणुओं को क्या कर रहा है? उत्तेजित। तो इसका मतलब ऐसी जो अभिक्रियाएं होंगी वो उच्च क्वांटम लब्धि की होंगी। यही इसका कारण है कि उच्च क्वांटम लब्धि क्यों होंगी। और ये जितने भी रिएक्शंस हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो देखो ये उत्तेजित मूलक बना देगा। अब इसमें आप द्वितीय प्रक्रम में क्या होगा कि जो द्वितीय प्रक्रम आपके पास होगा, आप इसको ये भी समझ सकते हो क्या कि जो अपने पास प्रथम प्रक्रम था ये AB है, प्लस क्या करेगा? एक फोटोन का अवशोषण करेगा, ये A प्लस B में टूट जाएगा, प्राथमिक प्रक्रम हो जाएगा ये। फिर क्या होगा कि AB वापस से किसके साथ रिएक्ट करेगा? A के साथ। तो क्या बना देगा? A2 प्लस B। फिर ये B किसके साथ रिएक्ट करेगा? AB के साथ। तो क्या बना देगा? B2A। तो मतलब वही सेम प्रोसेस हो जाएगा इसका। तो द्वितीय प्रक्रम में क्या होगा? यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना उत्तेजित अणु, जो अभी मैंने बताया था, परमाणु मुक्त मूलक हो सकता है, द्वितीय प्रक्रम में भाग ले और इस द्वितीय प्रक्रम में बना कण भी उत्तेजित हो जाए तो यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि अभिक्रिया को रोका नहीं जा सके। इस कारण ऊर्जा के एक क्वांटम के अवशोषण से क्रियाकारक के कई अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे और क्वांटम लब्धि का मान 1 से अधिक प्राप्त हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को श्रृंखलन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ आपके पास मुक्त मूलक बना, तो ये मुक्त मूलक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? B2 के साथ। तो इसका रेडिकल आपस में क्या बन गया? बॉन्ड, और ये B हो गया। ये फिर B रेडिकल फिर A2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर क्या बनाएगा? ये रेडिकल फिर नेक्स्ट आएगा। तो मैंने इसके एक एग्जाम्पल ले रखा है उदाहरण के तौर पर। H2 और Cl2 के संयोग से HCl का बढ़ना उच्च क्वांटम लब्धि का उदाहरण है। जैसे Cl2 है, आप फोटोन अवशोषण करेगा, 2 रेडिकल बनाए, ये 2 रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? H2 के साथ। एक H निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ये H फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन। तो देखो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, संख्या बढ़ाने वाला पद होगा। और लास्ट में क्या होंगे कि जो आपके पास ये मुक्त मूलक बन रहे थे, ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और अभिक्रिया को क्या कर देंगे? समापन पद। तो ये पद कौन सा है? समापन पद। तो यह है उच्च क्वांटम लब्धि के कारण। अब बात कर रहे हैं किसकी? निम्न क्वांटम लब्धि के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक प्रक्रम में बना उत्तेजित अणु टकरा के निष्क्रिय हो जाए, या निष्क्रिय अणु के संपर्क से निष्क्रिय हो जाए, या उसकी सक्रियता कम हो जाए, तो अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेगा और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा अभी कि अपने पास A2 है, ये क्या करा? फोटोन का अवशोषण किया। तो ये कह रहा है ये उत्तेजित अवस्था में ही नहीं आए, यानी क्या नहीं बनाए? 2A नहीं बनाए, यानी उत्तेजित अवस्था में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शंस। ये A है, यानी A जो है वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ये इसकी क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। दूसरा रीजन ये प्रकाश राशि में बने उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक से अभिक्रिया कर ले। मतलब मान लो सपोज करो A है मेरे पास, ये A से क्या बन रहा है? B। ये B वापिस से क्या कर ले? रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज हो जाए,
प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। तो प्रकार से बने उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक से क्रिया करे तो अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता क्या हो जाएगी, कम। जैसे 2A है और A2 बना रहा था, ये वापस से इसमें आ गया कन्वर्ट होकर, तो फाई का मान 1 से कम होगा, यानी ऐसे निम्न क्वांटम लब्धि की होगी। जैसे AB है, AB बनाया, ये AB वापस से रिएक्ट होकर क्या बना देगा, AP, तो ये क्या आएगा, निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। थर्ड रीजंस क्या है, उत्तेजित अणु का जीवन काल है ना बहुत कम होता है। यदि इस दौरान यदि इन्होंने उचित अणु से क्रिया कर ली तो वह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को विसर्जित करके फ्लोरेंस देगा, ये चमकेगा और फिर अभिक्रिया क्वांटम लब्धि की हो जाएगी, कम हो गई। एनर्जी रिलीज कर देगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, मतलब ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि सक्रिय अणुओं में कुछ अणुओं को इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती कि उत्पाद में रूपांतरित हो जाए तो अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें से एक क्वेश्चन ये बना कि व्हाट इज द क्वांटम यील्ड क्या है, क्वांटम लब्धि क्या है, ये आपसे पूछेगा। क्वांटम लब्धि सब क्या समझते हैं, और निम्न क्वांटम लब्धि और उच्च क्वांटम लब्धि के कारण लिखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है। या क्वेश्चन पूछेगा जैवलांसी वक्र क्या है, इसको समझाइए। फ्लोरेसेंस, फास्फोर, ये क्या होते हैं। तो ये है टॉपिक्स, और अभी इसका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, प्रकाश सुघराई अभिक्रिया, और ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक इक्वेशन और है क्लासेस मेसोटी समीकरण, वो और पढ़ेंगे, ठीक है, और ये यूनिट खत्म।